जी नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं नीश कुमार आप सभी का एम.आई. यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी के लिए यूपी डेली 2025 का हम प्रथम सेमेस्टर वाले जितने भी हमारे भाई हैं उनका हम सामाजिक अध्ययन का संपूर्ण जो 2022 का जो संपूर्ण प्रश्न पत्र है उसका हम सोल्यूशन लेके आ गए हैं। यानी संपूर्ण प्रश्न पत्र को हम देखेंगे कि आप लोगों के एग्जाम में कैसे प्रश्न पत्र में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो संपूर्ण जितने भी प्रश्न पत्र है उसका हम सोल्यूशन देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो उसका बारी बारी से हम हर एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखेंगे कि आप लोगों के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन मॉडरेट या लो लेवल या हाई लेवल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबका आप लोगों के सामने जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, इस सेशन को जाइए और सेशन को शेयर कीजिए। और बताइए आप लोगों की नवरात्रि कैसी रही, नवरात्रि के बारे में बताइए कि आप लोगों का नवरात्रि का त्यौहार कैसा रहा, अच्छा रहा। चलिए तो आप सेशन से जुड़ जाइए। चलिए आप लोग सामने हम दिखाएंगे जो प्रथम जो प्रश्न पत्र में जो जो संपूर्ण जो प्रश्न पत्र है उसका प्रथम जो क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी कहते हैं, जिसमें बहुविकल्पी 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जो बहुविकल्पिक प्रश्न पत्र में जो 15 क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। यानी आप लोगों का जो एग्जाम होता है टोटल कितने घंटे का होता है। जो सामाजिक अध्ययन का जो एग्जाम होता है टोटल 2 घंटे का होता है। कितने घंटे होता है? 2 घंटे का। टोटल 2 घंटे का ये एग्जाम होता है। आप लोगों को टाइम कितना दिया जाता है? 2 घंटे दिया जाता है। तो चलिए पूर्णांक कितना होता है? 50 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम बहुविकल्पिक प्रश्न को देखेंगे कि बहुविकल्पिक प्रश्न में आप लोगों का क्या पूछा जा रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, उसका हम संपूर्ण तरह से हम देखेंगे कि आप लोग को बहुविकल्पिक क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। चलिए तो आप लोग जुड़ जाइए सेशन से और सेशन को शेयर करने का प्रयास करिए, क्योंकि परीक्षा की डेट नज़दीक आ गई है। आप लोग सेशन से जुड़ जाइए और अपने सगे संबंधी जितने भी आप लोगों के भाई हैं उन लोगों को भी सेशन से जोड़िए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चारों तरफ फैला दीजिए ताकि आप लोगों के मित्रगण इस सेशन को देख सकें कि सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है पेपर में। चलिए देखिए आप लोगों के सामने ये प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग सामने ओपन हो गया है। देखिए क्या पूछा जा रहा है। बहुविकल्पिक क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आप लोग स्लाइड पे आ गया है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पहले क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीनतम वेद पूछा गया है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है ऋग्वेद, ऑप्शन बी दिया है यजुर्वेद, ऑप्शन सी दिया है सामवेद और ऑप्शन डी दिया है अथर्ववेद। यानी सबसे प्राचीनतम वेद पूछा जा रहा है आप लोगों से कि सबसे प्राचीनतम इनमें से कौन सी वेद है जो सबसे प्राचीनतम है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट आंसर सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए की मेजोरिटी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है हमें। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट आंसर सही है, ऑप्शन ए। तो ऋग्वेद आप लोगों का करेक्ट आंसर सही हुआ। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को बोला जाता है। अगर वेदों की संख्या के बारे में बात करें तो टोटल वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पहली वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद तो हम जान गए कि ऋग्वेद है। तो सबसे बताइए सबसे नवीनतम वेद कौन सी है? सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद को बोला जाता है, जिसमें जादू टोना का उल्लेख मिलता है। जादू टोना, ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख मिलता है। जादू टोना, जादू टोना, जादू टोना का जो उल्लेख मिलता है ये अथर्ववेद में मिला है। यजुर्वेद में यज्ञ का प्रमाण मिलता है, यज्ञ का, यानी प्राचीन काल में यज्ञ भी हुआ करता था, यानी यज्ञ का प्रमाण जो मिलता है यजुर्वेद में मिलता है। और जो जादू टोना होते थे, यानी जादू टोना का जो उल्लेख मिलता है आप लोगों का ये अथर्ववेद में मिलता है। अगर सामवेद के बारे में बात करें, सामवेद एक संगीतमय है। इस संगीतमय वेद भी बुलाया जाता है, संगीतमय। इसमें गान जितने भी गायन होते हैं उसका उल्लेख मिला है किसमें? सामवेद में। इसे संगीतमय वेद भी कहा जाता है, संगीतमय। ये संगीतमय है। सामवेद एक संगीतमय वेद है, संगीतमय। ऋग्वेद में आप लोगों का जो उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में आप लोगों का पूजा पाठ का जो उल्लेख मिला है, पूजा पाठ का, पूजा पाठ
यानी देवी देवताओं की जो पूजा होती थी, देवी देवताओं की जो पूजा होती थी, उसका उल्लेख किस में मिला है? ऋग्वेद में मिला है। तो आज हमने चारों वेदों के बारे में जिक्र कर दिया, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए कि आप लोग कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सी है उसके बारे में लिख लीजिए। सबसे नवीनतम वेद कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट आंसर है। दूसरे नंबर क्वेश्चन का देखिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? त्रिपिटक के बारे में पूछा गया है, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए दिया है जैन साहित्य का है, या बौद्ध साहित्य का है, या वैदिक साहित्य का है, या इनमें से सभी का है। यानी त्रिपिटक का धर्म, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है उसके बारे में पूछा गया है। तो त्रिपिटक का धर्म संबंध आप लोग जानते होंगे कि इसका संबंध बौद्ध साहित्य से, यानी बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। त्रिपिटक बुद्धम और संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये त्रिपिटक के संबंधित, त्रिपिटक से ये संबंधित है, बुद्ध धम्म और संघ। इसमें क्या पूछा गया? बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, यही जो है क्या है? ये त्रिपिटक है। इन्हीं को त्रिपिटक बोला जाता है, यही त्रिपिटक है। त्रिपिटक के अंतर्गत बुद्ध धम्म और संघ आते हैं। त्रिपिटक, 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 इन्हें ही त्रिपिटक बोला जाता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर पूछा गया है। यानी जो आदि मानव थे, आदि मानव का सहयोगी जानवर कौन था? ऑप्शन ए में दिया है बकरी, ऑप्शन बी दिया है घोड़ा, ऑप्शन सी दिया है कुत्ता और ऑप्शन डी दिया है गाय। तो आप लोगों का जो आदि मानव का जो पशु था वो कौन था? जो मुख्य सहयोगी जो पशु था कुत्ता था। यानी प्राचीन काल में जो आदि मानव का जो पालतू पशु कुत्ता हुआ करता था। चलिए, तो चौथे नंबर क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए, चौथे नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। चौथे नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोग स्लाइड में दिख रहा है क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? पूरा पाषाण काल में जो मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय पूछा गया है कि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे किस व्यवसाय में सर्वाधिक फेमस थे। यानी पूरा पाषाण काल का जो मानव था किसका उपयोग ज़्यादा करता था? ऑप्शन ए है आखेट का, ऑप्शन बी है कृषि का, ऑप्शन सी है व्यापार का और ऑप्शन डी है शिल्प का। तो जो पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। तो ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट आंसर सही होगा, ऑप्शन बी। यानी पूरा पाषाण काल के मानव का जो मुख्य व्यवसाय था कृषि था। और जो 5वें नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। 5वें नंबर क्वेश्चन देखिए, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? यानी कन्फ्यूशियस का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए दिया है मिस्र से, ऑप्शन बी दिया है भारत से, ऑप्शन सी दिया है चाइना से और ऑप्शन डी दिया है सऊदी अरब से थे। जो कन्फ्यूशियस था उसका संबंध किससे था? चीन से था। चीन आप लोगों का करेक्ट आंसर सही होगा। 6वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। 6वें नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पिरामिड किस देश में है? यानी पिरामिड का संबंध किस देश में है? यानी यूनान से है या रोम से है या मिस्र से या सऊदी अरब से? पिरामिड का संबंध किस देश से है? तो पिरामिड का संबंध किससे है? ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट आंसर सही होगा। यानी पिरामिड का संबंध किससे है? मिस्र से है। कहाँ से है? मिस्र से। मिस्र आप लोगों का करेक्ट आंसर सही होगा। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? अपने देश का आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
हमारे भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्य में जयते है। सत्य में जयते को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए में दिया है कंठोपनिषद, ऑप्शन बी दिया है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी दिया है उपनिषद से, या ऑप्शन डी दिया है ऋग्वेद से। जो हमारा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट आंसर सही है, ऑप्शन बी यानी मुंडकोपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 8वें नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, यूपी डीएलएड के पेपर में कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर उसका देना पड़ता है। आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर एकदम देना पड़ता है, न कि ग्रेजुएशन जैसे कोई भी बच्चा है, चाहे कोई भी स्टूडेंट देखा जाता है तो पूरा कॉपी को पूरा भर देते हैं, उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट आंसर देने, करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चाहिए। एकदम एग्जैक्ट आंसर, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसका एग्जैक्ट आंसर देना आप लोगों को कंपलसरी होता है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 8वें नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। कौशल महाजनपद की राजधानी पूछी गई है। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए दिया है श्रावस्ती, ऑप्शन बी दिया है वाराणसी, ऑप्शन सी दिया है चंपारण और ऑप्शन डी दिया है कौशाम्बी। तो कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी कहाँ थी? श्रावस्ती थी, श्रावस्ती यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वें नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। आप लोग 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 9वें नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्लाइड पे दिख रहा होगा। सांची का स्तूप स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची के स्तूप के बारे में पूछा गया है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी दिया है बिहार में, ऑप्शन सी दिया है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी दिया है महाराष्ट्र में। तो सांची का जो स्तूप है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में है इसका, एमपी में इसकी लोकेशन है, एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन है। 10वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी दिया है उपग्रह, ऑप्शन सी दिया है ग्रह और ऑप्शन डी दिया है पुच्छल तारा। तो जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड का नाम पूछा गया है, खगोलीय पिंड को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ग्रह बोला जाता है, ग्रह। आप लोगों का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर सही होगा, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानचित्र की उत्पत्ति यानी मैपा से हुई है। जो मानचित्र की उत्पत्ति जो मैपा से हुई है, मैपा किस भाषा की, किस भाषा से इसका संबंध है? मैपा का संबंध किस भाषा से है, वही पूछा गया आप लोगों से। तो जो मानचित्र की उत्पत्ति हुई है मैपा से, उसका संबंध किस भाषा से है? तो उसका संबंध लैटिन से है। किससे है? लैटिन। तो लैटिन नामक ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट आंसर सही है। यानी मैपा का जो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। जो 0 डिग्री जो अक्षांश होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, या आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है, या मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, या मकर, चलिए हम मकर को लिख दे रहे हैं, मकर, या कर्क रेखा। जो 0 डिग्री जो अक्षांश होती है, 0 डिग्री के अक्षांश को भूमध्य या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भूमध्य या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर ए, आप लोगों का करेक्ट आंसर सही है। देखिए अगर जो 3 प्रकार की रेखाएं होती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम आप लोगों से पूछते हैं कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। अगर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के बारे में बात करें तो भूमध्य या विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, और जो मकर रेखा होती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी
2 बार काटती है। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्लाइड पे आ चुका है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 13 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए आप लोग। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, किस पर पड़ती है। जो 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है, मकर रेखा पर या आर्कटिक रेखा पर या विषुवत रेखा पर या कर्क रेखा पर। तो जो 21 जून को जो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा पर। कहाँ पे, कर्क रेखा पर। तो ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट आंसर चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री के यानी अर्थ जो शास्त्री थे कौन थे, यानी भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। मार्शल थे या पीगू थे या जेके मेहता थे या किन्स थे। तो जो भारतीय इकोनॉमिस्ट थे कौन थे, जेके मेहता। ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट आंसर सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। इतिहास के अध्ययन के स्रोत को पूछा गया है। इतिहास के अध्ययन के स्रोत पूछा गया है, कौन कौन से इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। ऑप्शन ए दिया है साहित्य, ऑप्शन बी दिया है स्मारक, ऑप्शन सी दिया है शिलालेख और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो जो साहित्य, स्मारक और शिलालेख हैं, ये सब इतिहास के साक्ष्य हैं यानी स्रोत हैं। चलिए आप लोगों का 15 क्वेश्चन जो वैकल्पिक का था, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए अब पढ़ेंगे हम आप सभी के लिए अति लघुत्तरीय क्वेश्चन को लेकर के। अब आप लोगों के स्लाइड पे चलेगा अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी देखिए कि हम बारी बारी से कि अति लघुत्तरीय प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए आप लोग स्लाइड पे आ चुका है। चलिए तो अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखा जाए। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न, चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें, यानी 16 नंबर क्वेश्चन जो है, 16 नंबर क्वेश्चन से अति लघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। पुरातात्विक जो स्रोत है उसका नाम पूछा गया है। तो जो देखिए जो पुरातात्विक स्रोत है, जैसे मिट्टी के बर्तन हो जाएंगे, चाहे मुहरे, सिक्के या जितने भी होते हैं, सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें आपको देखने को मिलता था प्राचीन इतिहास काल में मृत भांड, जिसे मिट्टी का जो बर्तन होता था, वो साक्ष्य के जो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत वही आता है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें उत्तर क्या दिया गया है। पुरातात्विक स्रोतों में इमारतों, घर, मिट्टी के बर्तन, मुहरें, सिक्के और स्मारक, पत्थरों या दीवारों पर लेख और पेंटिंग, उपकरण, आभूषण, हड्डियां, बचे हुए टुकड़े, हड्डियों के जो बचे हुए टुकड़े थे, धातुओं के जो टुकड़े थे और अन्य जो थे, इस सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं, मुहरें आती हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक, मिट्टी के बर्तन और घर, सब पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों का जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन होगा, आप लोगों को थोड़ा सा विकल्पिक की अपेक्षा ज्यादा ही कुछ लिखना होगा उसमें, यानी कम से कम 50 वर्ड में लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की गई थी। हर्षचरित की रचना पूछी गई है, किसके द्वारा की गई थी। तो जो हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट ने एक और रचना की थी, कादम्बरी की भी रचना किसके द्वारा की गई थी, कादम्बरी जो पुस्तक थी किसके द्वारा लिखी गई थी, कादम्बरी।
कादम्बरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? बाणभट्ट के द्वारा की गई थी कादम्बरी। और हर्षचरित्र की रचना भी बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। चलिए तो अब देखिए कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग स्लाइड पे आ चुका है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? चलिए क्वेश्चन आप लोग स्लाइड पे दिख रहा होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोगों के पेपर को मद्देनजर रखते हुए हम ये पीडीएफ ला दिए हैं, क्योंकि आप लोगों की जो टाइम टेबल की डेट है आ चुकी है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए। चीन की महान दीवार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो चीन की दीवार आप लोग दिखती है चीन में, अगर पूछा जाए कि चीन की दीवार कहाँ पे है, चीन में है, ठीक है ना। तो चीन की जो दीवार थी, चीन की दीवार का जो निर्माता था कौन थे? किंग शी हुआंग। किंग शी हुआंग थे। कौन थे? चीन की दीवार के निर्माता कौन थे? किंग शी हुआंग थे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मम्मी क्या है? मम्मी क्या है पूछा गया आप लोगों से। तो जो मम्मी प्राचीन मिस्र में मृत्यु के बाद राजाओं को, देखिए जब प्राचीन काल में जो राजाओं की मृत्यु हो जाती थी तो उनको एक केमिकल द्वारा उनके शरीर का लेपन करके उनको ऐसे जगह रखा जाता था ताकि वो शव खराब ना हो, ठीक है ना। तो उसी शव को किस नाम से जाना जाता था? मम्मी के नाम से जाता है। मम्मी के नाम से जाना जाता था। देखिए इसमें क्या दिया गया है, मम्मी प्राचीन मिस्र में मृत्यु के बाद राजाओं के शवों को विभिन्न प्रकार के रसायनों इत्यादि से लेप लगाकर खराब न होने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता था। इसी प्रकार के शव को किस नाम से जाना जाता था? शव को मम्मी के नाम से जाना जाता था। यानी प्राचीन काल में शवों को भी सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था की गई थी। उसी को, यानी इस समय की डेड बॉडी जो होती है उसी को उस समय मम्मी के नाम से जाना जाता था। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म का संस्थापक पूछा गया है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगर और बात करें तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म कुल टोटल तीर्थंकर कितने हुए थे? जो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। यही जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। अगर 23वें तीर्थंकर के बारे में बात करें, जो 23वें तीर्थंकर से पार्श्वनाथ जी थे, और जो 24वें तीर्थंकर हुए हमारे महावीर प्रसाद स्वामी जो हुए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। तो इसमें क्या पूछा गया है? जैन धर्म के संस्थापक पूछा गया है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। यानी जो प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर, इन्हें प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव जी थे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जो जनक हैं एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्लाइड पे आ चुका है, तो आप धीरे धीरे कदमों से इस क्वेश्चन को देखिए। बहुत लाजवाब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों का, जिसका हम पीडीएफ के थ्रू प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं। तो देखिए 22वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यानी ग्राम पंचायतों के 2 कार्य पूछा गया है। जो हमारी ग्राम पंचायतें होती हैं, जो ग्राम के लिए होती है प्रॉपर, तो ग्राम पंचायतों का जो कार्य होता है उसमें से कोई 2 कार्य को पूछा गया है कि कोई 2 कार्य बताइए जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत किया जाता है। देखते होंगे जो ग्राम प्रधान होता है, सड़क का निर्माण, पंचायत भवन का निर्माण, और सार्वजनिक जो भूमि होती है जहाँ पे हम लोग पंचायत भी करते हैं, तो सब किसके अंतर्गत किया जाता है? ग्राम पंचायत के अंतर्गत किया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत के 2 कार्य पूछा गया है। तो ग्राम पंचायत के जो कार्य होता है,
ग्राम पंचायत की स्वच्छता, हमारा ग्राम पंचायत की जो स्वच्छता होती है, पहला कार्य तो ये हो जाए कि ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखा जाए, यानी स्वच्छता के लिए जो कार्य करती है ग्राम पंचायत, पहला कार्य यही हो जाएगा। दूसरा कार्य पंचायतों में प्रकाश की व्यवस्था या सड़कों का निर्माण, औषधालय का निर्माण यानी औषधि आलयों का निर्माण, कुओं का निर्माण, और सार्वजनिक भूमि का निर्माण, जहाँ पे सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। तो कोई दो कार्य आप लोग की नज़र में होगा जो आप लोगों को देखने को मिल भी रहा होगा, क्योंकि आप ज़्यादातर हमारे साथी गांव से ही बिलोंग करते हैं। जो यूपी डीएलएड के जो जितने भी हमारे साथी हैं लगभग जानते होंगे कि ग्राम पंचायत का कार्य क्या होगा। तो वही आप लोगों को लिख देना है इसमें कि ग्राम पंचायत की कौन कौन से दो कार्य होते हैं। और बात करें तो मृत्यु दर का लेखा रखती है ग्राम पंचायत, मृत्यु दर का भी लेखा रखती है। उद्योग धंधों का एवं व्यवसायों की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम, शमशानों का भी निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? आजकल देख रहे हैं कि शमशान घाट बनाए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, सड़क यात्रा संबंधित दो प्रमुख नियम बताइए। सड़क यात्रा संबंधित, सड़क आप लोग सुने होंगे यातायात के साधन कौन कौन से होते हैं, तो वही पूछा गया है कि सड़क के यातायात के संबंधित दो साधनों को पूछा गया है। जो जो प्रमुख नियम कौन कौन से होते हैं वही पूछा गया है। तो पहला नियम क्या है? गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करना है। बहुत देखते होंगे कि लोग गाड़ी चलाते रहते हैं और मोबाइल सामने रख करके देखते रहते हैं, मैपिंग को भी देखते हैं, लेकिन ये सावधानी बरतते नहीं है। तो यही यातायात के माध्यम से आप लोगों को ये देखा जाता है, यातायात पुलिस होती है इसी नियम का न पालन करने के कारण चालान काटती है। तो पहला जो प्रमुख नियम है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए आप लोगों को। ट्रैफिक सिग्नल का सभी को पालन करना चाहिए। जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल का हम लोगों को पालन करना चाहिए। ये दूसरा आप लोगों का नियम हो जाएगा, प्रमुख नियम। जब चलने के लिए सिग्नल हरा दिखाई दे तभी आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, वरना वहीं पे रुके रहना चाहिए। तो यानी ट्रैफिक सिग्नलों का भी पालन करना चाहिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था यूपी डीएलएड 2022 के सामाजिक अध्ययन के अति लघुत्तरी प्रश्न में क्या पूछा गया था? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा के बारे में पूछा गया है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश यह पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है, यानी पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है। कौन सी दूरी है? कोणीय दूरी है, जिसकी गणना पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में की जाती है। पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में की जाती है, जिसे भूमध्य रेखा के रूप में लिया जाता है। इसे ही अक्षांश बोला जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर, इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। इतिहास की जो अतीत में हम अध्ययन करते हैं, जो प्राचीन जो साक्ष्य होते हैं, प्राचीनतम यानी अतीत का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के जो पिता होते हैं, पिता किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस को बोला जाता है। हेरोडोटस, हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को बोला जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्लाइड पर आ चुका है, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए।
26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म के बारे में पूछा गया है कि जीवाश्म किसे कहा जाता है? पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन जीवों के परिचित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई कायों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते थे, उसे क्या बोला जाता था? जीवाश्म बोला जाता था, यानी उसे जीवाश्म बोला जाता था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? जो पाषाण काल है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कौन कौन से काल हैं? पूरा पाषाण काल कितने भागों में बांटा गया है? कितने भाग में? टोटल 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण कालीन को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? जो गीजा का पिरामिड किसके द्वारा और कब बनाया गया था? तो गीजा के पिरामिड का निर्माण 4500 ईसा पूर्व में चौथे राजवंश के समय मिस्र के स्वर्ण युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? स्वर्ण युग में हुआ था। राजाओं की 3 पीढ़ियों ने इन्हें बनवाया था। कौन कौन सी ये पीढ़ी थी? खूफ, उसका पुत्र खने तथा पौत्र मुकेरे द्वारा पिरामिड का निर्माण करवाया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन जवाब दीजिए आप लोग। अफ्रीका महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है किलिमंजारो है। किलिमंजारो कौन सी चोटी है? किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च जो चोटी है किलिमंजारो है, जिसकी समुद्र तल से जो 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है, या इसे फीट में बोला जाए तो 19,341 फीट, लगभग इसकी ऊंचाई फीट में 19,341 फीट है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। किलिमंजारो आप लोगों का करेक्ट आंसर सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, केरल की जो राजधानी है त्रिवेंद्रम को ही तिरुवनंतपुरम बोला जाता है, तो तिरुवनंतपुरम में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। चलिए तो देखिए आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ से आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में। आप लोगों के एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, देखिए क्या पूछा गया आप लोगों से। मेगास्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन को बिंदुसारवत लिखिए। यानी जो मेगास्थनीज द्वारा भारत का जो वर्णन किया गया था, यात्रा का वर्णन पूछा गया है कि मेगास्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन निम्न है। कौन कौन सा है? मेगास्थनीज द्वारा लिखित ग्रंथ। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? इंडिका था। इंडिका नाम पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित ग्रंथ इंडिका में उसने भारतीय जन जीवन परंपराओं रीति रिवाजों का वर्णन किया। यानी किसमें? भारतीय परंपराओं का वर्णन किसमें किया था? इंडिका नामक पुस्तक में की गई थी, ठीक है ना। मेगास्थनीज ने भारत की आकृति को अनियमित समचतुर्भुज के समान बताया। किसके समान बताया था? भारत की जो आकृति थी समचतुर्भुज के समान बताया, जिसका पूर्व से पश्चिम की ओर प्रस्थान 2800 स्टेडिया और उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 3200 स्टेडिया बताया, ठीक है ना। मेगास्थनीज ने भारत से प्राप्त होने वाली खनिज संपदा में सोना, चांदी, तांबा एवं टीन की प्रशंसा की। कि कौन कौन सी धातुओं की प्रशंसा की इसने? सोना, चांदी और तांबा और टीन। तो इतना ही आप लोगों को लिखना पड़ेगा लघु उत्तरीय प्रश्न वाले क्वेश्चन में। आप लोगों को
जो उत्तर के रूप में कितना लिखना पड़ेगा, इतना ही लिखना पड़ेगा। मेगास्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी सब सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए तो आप 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? एक बार यस या नो का जवाब दीजिए। क्लियर दिख रहा है? चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोगों को, अब दिख रहा होगा क्लियर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं बताइए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। चलिए वॉइस क्लियर जा रही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं के बारे में पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत कौन कौन से थे? देखिए, बौद्ध धर्म में बुद्ध ने सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं समानता की शिक्षा दी। सदाचार महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा शिक्षा का मुख्य आधार था। सदाचार जो था महात्मा के बुद्ध के उपदेशों का मुख्य क्या था? आधार था, मुख्य आधार था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। समस्त शिक्षाओं का सन्निवेश उनके 4 आर्य सत्यों में था, जो इस प्रकार है। कौन कौन से आर्य सत्य हैं? पहला आर्य सत्य दुख है, जन्म दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, और इच्छित जो वस्तु का नाम न मिलना दुख है। जो स्थित वस्तु हमारी है, इच्छा के अनुसार किसी वस्तु का न मिलना भी दुख है। इन्होंने प्रथम आर्य सत्य में बताया था। प्रथम आर्य सत्य में इन्होंने बताया था कि पहला आर्य सत्य दुख है, जन्म दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, इच्छा वस्तु न मिलना भी दुख है। यानी जो हमारी इच्छा अनुसार कोई वस्तु न मिलना भी वो दुख का कारण है। दूसरा में क्या बोला गया था? दुख समुदाय का दूसरा आर्य सत्य तृष्णा है। हमारा संप्रदाय है, दुख समुदाय का जो दूसरा आर्य सत्य क्या है? तृष्णा है, ठीक है ना। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध है। दुख का निवारण न होना। चौथा आर्य सत्य संपदा का न मिलना। बाकी जितने अष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा बनाया गया था? अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये क्या थे? अष्टांगिक ये मार्ग थे, अष्टांगिक मार्ग कहे जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमारे पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम लिखिए। आप लोगों को नाम पता होगा कि हमारे पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए देख ले रहे हैं इसको। महाद्वीपीय भूमि का एक विशाल निरंतर द्रव्यमान है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71%
भाग पानी से ढका हुआ है, 71% पानी से ढका हुआ भाग है, शेष 29% भाग भूमि है। यह पृथ्वी 7 महाद्वीपों में बटी हुई है, 7 महाद्वीप। महाद्वीपों का निर्माण करती है जिसके नाम क्रमशः अफ्रीका महाद्वीप, 7 महाद्वीप में पहला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पृथ्वी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? जो एशिया महाद्वीप है कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में है। तो चलिए आप 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। चौंतीस नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भारत कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? चलिए इस क्वेश्चन देखिए। भारत कितने भौगोलिक बांटा गया है? तो 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, अलग अलग प्रकार से। जो पहला है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र। पहला कौन सा है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट में इसमें क्या है? उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है तटीय मैदान। तो यानी भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा क्या है? उत्तर भारत का मैदान। दूसरा क्या है? उत्तर भारत का मैदान। देखिए अब दिख रहा होगा आप लोग। पहला क्या था? दूसरा में क्या है? उत्तर भारत का मैदान। तीसरा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा क्या है? तटीय मैदान। इसके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। जिला पंचायतों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख पूछा गया है। जिला पंचायतों के कार्यों का उल्लेख करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देख लीजिए जिला पंचायत क्या है। जिला पंचायत के बारे में देख लीजिए। प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होती है। प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होती है जिसमें उस जिले के समस्त जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, संसद सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य आदि होते हैं। जिला पंचायतों कार्यों का निम्न उल्लेख किया गया है। इन जिला पंचायत कार्यों का निम्न उल्लेख कौन कौन से है? जिला के लिए विकास योजना तैयार करना। तो जिला पंचायत का जो मुख्य कार्य है जिला के लिए विकास योजनाओं को तैयार करना। दूसरा में क्या है? दूसरा बताइए। जिले के ग्राम पंचायतों और पंचायत संघ परिषदों की प्रशासन रिपोर्ट को संकलन, यानी प्रशासन रिपोर्ट को तैयार करना। जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को विकसित व मजबूत करना। चौथा में क्या है? जिला में जनपद पंचायतों की बजट की जांच करना। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। नगर निगम के कार्यों का उल्लेख कीजिए। नगर निगम के कार्यों का उल्लेख पूछा गया है कि नगर निगम के कार्यों का उल्लेख करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो जो नगर निगम का जो कार्य है, नगर निगम का कार्य कौन कौन सा नगर निगम का कार्य है? नगर निगम भारत में एक प्रकार की स्थानीय सरकार है। जो नगर निगम होती है भारत में एक प्रकार की स्थानीय सरकार है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों का प्रशासन करती है। नगर निगम अपना कार्य सुव्यवस्थित प्रभागों या विभागों के माध्यम से करता है। नगर निगम के कार्यों का जो वर्णन है निम्न प्रकार है। कौन कौन से वो कार्य हैं? सड़क बनवाना,
नगर निगम का जो कार्य है सड़क का निर्माण करवाना, यानी सड़क का निर्माण करवाना पहला कार्य है। दूसरा कार्य है गलियों एवं नालियों का निर्माण कराना। नालियों का भी निर्माण नगर निगम के अंतर्गत किया जाता है। ये नगर निगम का कार्य है कि सड़कों का अच्छी तरह से निर्माण करवाए और जितने भी नाला नाली हैं उसका निर्माण करवाना किसका कार्य होता है? नगर निगम का। गरीबों के लिए घर बनवाने का अधिकार किसके द्वारा किया जाता है? नगर निगम के द्वारा किया जाता है। बाकी अगर नगर में अगर बिजली की व्यवस्था, सड़कों की उत्तम व्यवस्था का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? नगर निगम के द्वारा किया जाता है। तो बिजली प्रबंधन का अधिकार किसका है? नगर निगम का है। पार्क का भी निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? नगर का निगम का निर्माण नगर निगम के द्वारा किया जाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिन और रात के होने का कारण बताइए। दिन रात होने का प्रमुख कारण क्या है? चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए आप लोग। सैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए, दिन और रात के होने का जो प्रमुख कारण पूछा गया है कि दिन और रात होने का प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, तो चलिए बताइए इसका। दिन और रात की घटना पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। जब पृथ्वी अपने दूरी पर रोटेशन करती है, घूमती है, तो उसकी उसी कारण दिन और रात की घटना होती है। दिन उस दौरान होता है जब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और रात तब होती है जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। यानी जब चंद्रमा सूर्य को ढक देता है तो वहां पे रात होती है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व को सिंधु सभ्यता की क्या देना है? विश्व को सिंधु सभ्यता की क्या देना है बताइए। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है? सिंधु नदी घाटी में इसका फैलाव है, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। इसका फैलाव सिंधु नदी के किनारे इसका था, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोला गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। यानी प्रथम नगरीय सभ्यता भी किसके नाम इसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। विश्व को सिंधु सभ्यता क्या है, तो हो गया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, धूमकेतु क्या होता है? इसका संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। धूमकेतु के बारे में पूछा गया, धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु धूमकेतु यह एक प्रकार सौरमंडलीय निकाय है। धूमकेतु का है एक प्रकार का सौरमंडलीय निकाय है। क्या है? एक प्रकार का सौरमंडलीय निकाय है, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैसों के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। ये पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं, ठीक है ना। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब वे अपनी कक्षा में सूर्य के पास आते हैं तो उनकी पूंछ दिखाई देती है। पूंछ का निर्माण धूमकेतु में सूर्य की गर्मी के चलते बर्फ के पिघलने से होता है। धूमकेतु को पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? धूमकेतु को पुच्छल तारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इससे निकलने वाली गैसें और अरबों किलोमीटर की लंबाई में पूंछ का आकार बना लेती हैं। अरबों किलोमीटर की लंबाई में जो गैसें होती हैं पूंछ का निर्माण बना कर लेती हैं। पूरा पाषाणकालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। जो पूरा पाषाणकालीन जो चित्रकला है उस पर प्रकाश डालने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। आप लोगों को बहुत बारीकी से क्वेश्चन को देखना होगा और एग्जैक्ट आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा। जैसे हम आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वैसे ही आप लोग करेक्ट आंसर देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यूपी डीएलएड में कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी। आप लोगों की एकदम साक्षात आप लोगों का नंबर काट लिया जाएगा। इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान से बहुत बारीकी करना
ध्यान देते हुए आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, पूरा पाषाणकालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। तो पूरा पाषाणकालीन चित्रकला मानव इतिहास में सबसे पहले ज्ञात चित्रकला निर्माण के लिए एक व्यापक शब्द है। यह आंदोलन शायद आज कई प्रागैतिहासिक गुफाओं की दीवारों पर पाए जाने वाले चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो जानवरों, मानव आकृतियों और रूपों के चित्रण में समृद्ध है, जो मनुष्य और जानवरों का संयोजन है। पूरा पाषाणकालीन विशेषता पत्थर के औजारों का उपयोग है। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजारों का उपयोग मिलता था, यानी पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। बाकी आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें क्या लिखना है, तो आप लोग अच्छी तरह से देख के लिख लीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में आप मिलते हैं हम कल। तो हाँ चलिए, कल भी आप लोगों का संपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर लाएंगे 2019 का। तो 2019 का पेपर में क्या बोला गया है उसको हम देखेंगे मेरे प्यारे भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग तो मूव कर लिए थे, सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं मेरे प्यारे साथी कल। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।